बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ब्राजील पर कैसे टूटा है कोरोना वायरस का कहर। ब्राजील में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सवालों के घेरे में राष्ट्रपति। संक्रमण रोकने के नियमों को ठेंगा दिखाने का आरोप। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा केस, 16,000 से ज्यादा की मौत। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में होगी कोरोना वायरस से जूझते ब्राजील की बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में कोरोना संक्रमण के केस 1 लाख के पार। इनमें से करीब 39,000 दे चुके हैं बीमारी को मात। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट करीब 39%। महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका चीन की तकरार जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, WHO चीन की कठपुतली। चीन का जवाब, नाकामी छुपाने को ध्यान भटका रहे हैं ट्रंप। कोरोना के कहर के बीच तटीय इलाकों पर एक और खतरा। चक्रवाती तूफान अम्फन बना सुपर साइक्लोन। सुरक्षित इलाकों में पहुंचाए गए लाखों लोग। तूफान के टकराने से पहले ही पश्चिम बंगाल के कई शहरों में भारी बारिश। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील की आम दिनों में चर्चा फुटबॉल, संगीत या फिर जंगलों की वजह से होती है। लेकिन इस वक्त ये देश कोरोना संक्रमण की वजह से खबरों में है। संक्रमित मामलों की संख्या के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर है ये। संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर राष्ट्रपति और कई जिम्मेदार लोग वहां पर क्यों आरोपों में घिरे हैं? कवर स्टोरी में आज इसी की बात। अमेरिका कोरोना के कहर से पहले से ही बेहाल है और दक्षिण अमेरिका भी परेशान है। वहां के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चिली में संक्रमण के केस 46,000 से ज्यादा हैं और हाल ये है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाने पीने तक की दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की स्थिति ब्राजील की है, जहां नए केस लगातार बढ़ रहे हैं और हेल्थ सिस्टम चरमरा रहा है। ब्राजील में मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन राष्ट्रपति इसे मानने को तैयार नहीं। जैर बोल्सोनारो वैश्विक महामारी के बीच अभी भी सियासत को तवज्जो दे रहे हैं। एक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मास्क तो पहन रखा था, लेकिन वहां स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक दिशा निर्देशों की पूरी तरह धज्जी उड़ाई जा रही थी। किसी भी राजनेता के लिए इस तरह के प्रदर्शनों का बार बार होना बहुत बड़ी बात है। ये सीधा ब्राजील के लोगों के दिल से निकली आवाज है, जो आजादी, लोकतंत्र और सबके लिए सम्मान चाहते हैं। वायरस के लिए पर्याप्त कदम न उठा पाने से हो रही आलोचना की वजह से जैर बोल्सोनारो उन मुट्ठी भर लोगों के साथ ज्यादा नजर आ रहे हैं जो अभी भी मानते हैं कि राष्ट्रपति अच्छा काम कर रहे हैं। वो और उनके प्रशंसक मानते हैं कि ब्राजील के लोगों को अब काम पर लौट जाना चाहिए, जबकि विज्ञान इसके विपरीत सलाह दे रहा है। ऐसे दृश्य भी बोल्सोनारो को अपनी नीति बदलने पर मजबूर नहीं कर पा रहे। लोग मर रहे हैं और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो रही है और आने वाले हफ्तों में हालात और बिगड़ने की उम्मीद है। साओ पाउलो राज्य में सबसे ज्यादा मामले हैं। ब्राजील की कारोबारी राजधानी में मरने वालों की तादाद चीन से भी ज्यादा है और अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि स्वास्थ्य प्रणाली काफी दबाव में है। साओ पाउलो के बाशिंदे 2 महीने से क्वारंटीन में हैं। यहाँ बिजनेस, स्कूल और सार्वजनिक जगहें बंद पड़ी हैं, पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी गायब हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि 50% से भी कम लोग दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। साओ पाउलो के कुछ हिस्सों में दुकानें खुल रही हैं और अधिकारी इसे नजरअंदाज करते दिख रहे हैं। कुछ लोग देश की जनता के साथ खतरनाक रूसी रूले का खेल खेलना चाहते हैं, जहां जान जाने की पूरी संभावना होती है। ये ठीक से जिम्मेदारी ना निभा पाने का अपराध है। अधिकारी लोगों को बाहर निकलने से मना कर रहे हैं, पर सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगा है। कई लोग तर्क देते हैं कि उन्हें काम पर जाना है। देश के पास लोगों को घर पर रहने के लिए कहने के विकल्प खत्म होते जा रहे हैं, और वो भी तब जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अब बात कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका की।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार हमले कर रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर डब्ल्यूएचओ को चेतावनी दी है कि वो 30 दिन के अंदर अपने काम करने के तरीके में सुधार करे, नहीं तो उसे दिए जाने वाले फंड को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को चीन की कठपुतली कहा, तो इसके जवाब में चीन ने कहा कि वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। और आपको बता दें, इसके पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस को लिखा पत्र साझा किया, जिसमें लिखा है कि ये साफ है कि इस महामारी से निपटने में आपकी और आपके संगठन से बार बार हुई गलतियां पूरी दुनिया के लिए काफी महंगी साबित हुई हैं। ये उन्होंने डब्ल्यूएचओ के लिए कहा है। इस बीच डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों ने यूरोपीय यूनियन के उस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में रखा गया था कि कोरोना संकट को लेकर डब्ल्यूएचओ ने जिस तरह से डील किया उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। इसे 194 देशों ने मंजूर भी कर लिया है। और हम बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक और ऐलान को लेकर वो चर्चा में हैं। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? I'm taking it, hydroxychloroquine. Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. वहीं कोविड-19 का टीका बना रही अमेरिकी कंपनी ने कहा है कि वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती नतीजे वहां पर अच्छे रहे हैं। और अमेरिका में कूटनीतिक हलचल के परे एक तस्वीर आम लोगों की भी है। वो किन हालातों का सामना कर रहे हैं, बताने के लिए वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ गए बीबीसी संवाददाता विनीत खरे। विनीत, अभी वहां पर हालात कैसे हैं? वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ तक कि खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही हैं, और इतने लंबे वक्त से ये चल रहा है। सारिका, पिछले 8-9 हफ्तों में 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां अमेरिका में गई हैं। और इस पिछले 2018 की एक फिगर है कि करीब 37 मिलियन यानी 3 करोड़ 70 लाख है वो फूड इनसिक्योर लोग थे, जिन्हें ठीक से खाना नहीं मिल पाता था। माना जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है उसके कारण ये जो फिगर है वो 5 करोड़ 40 लाख तक पहुंच सकती है। फूड बैंक्स हैं जहां पे खाना मिलता है, उनके सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। टेक्सास में करीब 10,000 परिवार इकट्ठा हुए खाना इकट्ठा करने के लिए। फ्लोरिडा में करीब 2 मील लंबी लाइन देखी गई। इसके अलावा जो किराया देना है वो बहुत बड़ा मुश्किल हो रही है लोगों के लिए। जैसे न्यूयॉर्क में है, 20 अगस्त तक अगर आपने किराया नहीं दिया है तो आपको घरों से निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 20 अगस्त के बाद क्या होगा। वो लगातार डिस्ट्रेस है, लोग परेशान हैं। तो खाना पीना और एक किराया वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। इसके अलावा विनीत, एक और भी समस्या है कि कई लोग वहां पर अकेले रहते हैं, ऐसे में नौकरियां चली गई हैं और इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। मानसिक समस्याओं से भी वो जूझ रहे हैं। इसके लिए क्या किया जा रहा है? एक सर्वे आया था कुछ वक्त पहले सारिका, जिसमें कहा गया था कि करीब 1/3 लोग हैं वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं। घरों में हैं, बच्चों की देखभाल करनी है, नौकरी नहीं है, भविष्य का पता नहीं है, किराए का पता नहीं है। तो ये जो है लगातार आप पर मानसिक दबाव, स्ट्रेस बनाता है। और ये भी क्लियर नहीं है कि ये जो वायरस का पैंडेमिक है ये कब तक चलेगा, 6 महीने, साल भर, और ये भी क्लियर नहीं है। और वैक्सीन के बारे में अभी तक बातें ही हो रही हैं, उस बारे में भी क्लैरिटी नहीं आ पाई है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई प्रोग्राम किया जा रहा है या कोई सहायता की कोशिश की जा रही है? देखिए, सरकारी तौर पर आर्थिक मदद की बात की गई है, किसानों को मदद करने की बात की गई, जिनके पास नौकरियां नहीं उन तक मदद पहुंचाने की बात कही है। लेकिन कई मामलों में जो या लोगों तक मदद पहुंच नहीं पाई है, या फिर जो मदद पहुंची है वो बहुत इनसफिशिएंट है। जो लोगों की जरूरतें हैं उस हिसाब से लोगों तक पैसा नहीं पहुंच पाया है। और लोगों तक जो खाने पीने का सामान है, जैसे स्नैप यहाँ पर प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत जो खाना मिलता है तो वो खाना इनसफिशिएंट है और उन्हें और जरूरत है, जिस तरह से उनका परिवार है, बड़े हैं, छोटे हैं, उस लिहाज से। जी, बहुत शुक्रिया विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो दुनिया का ताकतवर मुल्क जिसका ये हाल कोरोना वायरस ने कर दिया है, और अमेरिका में बड़ी तादाद में भारतीय भी रहते हैं, उन्हें भी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और आगे आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे पंजाब में क्यों परेशान हैं दूध किसान। और अफगानिस्तान में 2 ताकतवर नेताओं में हुई डील से क्या क्या बदल जाएगा। तो बीबीसी दुनिया में अब भी बहुत कुछ बाकी है, बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया।
मैं हूं सारिका सिंह। बात डेयरी किसानों की। भारत के कुल दूध उत्पादन में पंजाब का योगदान करीब 7% है, लेकिन करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन से पंजाब का दूध कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। देखिए बीबीसी संवाददाता सरबजीत सिंह धालीवाल की रिपोर्ट। पंजाब के मोहाली जिले की रहने वाली ये है गुरप्रीत कौर, जिसका संबंध छोटी किसानी से है। घर का गुजारा गुरप्रीत भैंसों का दूध बेचकर चलाती है और उसे इस काम में काफी मुनाफा भी हो रहा था। पर कोरोना वायरस कारण देश में लागू लॉकडाउन ने अब उसकी सोच बदल दी है। अब मुनाफे की जगह डेयरी के काम में गुरप्रीत को घाटा दिखने लगा है, इसलिए उसने अपनी एक भैंस भी बेच दी है। दूध का रेट घट गया जी। दूध की कीमत कम हो गई है। हमारा जीवन दूध के धंधे पर ही टिका है। दूध बिक ही नहीं रहा, पर मवेशियों को चारा तो देना ही पड़ता है। खर्चा चलाने के लिए हमें एक भैंस बेचनी पड़ी। गांव में रहने वाले लोगों की आमदन का एक स्रोत डेयरी फार्म भी है, पर लॉकडाउन की वजह से दूध की मांग मार्केट में कम हो गई है, जिसका असर सीधा पशुपालकों की आमदन पर पड़ने लगा है। डेयरी किसान घटती कीमत से परेशान हैं। एक तरफ मवेशियों को पालने में उनके काफी पैसे लग रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी कमाई घटती जा रही है। भारत में दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में पंजाब का अहम स्थान है। भारत के कुल दूध उत्पादन में पंजाब का योगदान 6.7% है। पंजाब में सबसे ज्यादा दूध वेरका की तरफ से किसानों से खरीदा जाता है। वेरका के अधिकारी भी मानते हैं कि लॉकडाउन के कारण दूध के कारोबार पर काफी असर पड़ा है, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में इसका डेफिनेटली फार्मर को नुकसान होगा। विंटर्स में जो एक्स्ट्रा रेट इंक्रीज किया था, सिर्फ उतना रेट ही हमने कम किया है, लेकिन आज भी वो पिछले साल के कंपैरिजन में ₹2.08 के करीब मैं कैलकुलेट कर रहा था, वो ज्यादा है। देश में लागू लॉकडाउन के कारण होटल, हलवाई, रेस्तरां और फैक्ट्रियां बंद हैं, जिससे दूध की खपत में गिरावट दर्ज की गई है, जो पशुपालक और दूध के कारोबारियों के लिए एक बड़ी चिंता है। और हाल ही में अफगानिस्तान में चुनाव हुए, जिसके बाद से वहां के 2 ताकतवर नेता सत्ता के लिए भिड़े हुए हैं। पर अब राष्ट्रपति अशरफ गनी और अब्दुल्ला के बीच सत्ता की साझेदारी को लेकर समझौता हो गया है। समझौते के तहत गनी राष्ट्रपति बने रहेंगे। उम्मीद है इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता वहां से खत्म होगी, लेकिन क्या जमीनी हकीकत है? बता रहे हैं काबुल से बीबीसी संवाददाता नूर गुल शफक। अफगानिस्तान में 2014 की इलेक्शन की बात की तरह ये दूसरी बारी है कि राष्ट्रपति चुनाव पर मोहम्मद अशरफ गनी और अब्दुल्ला के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ने के बाद एक समझौता होता है। तो जाहिर सी बात है कि आम लोग इन सारे हालात से खुश नहीं थे, क्योंकि जब तालिबान और अमेरिका के दरमियान कतर के दोहा में शांति समझौता हुआ तो लोगों के दिलों में एक उम्मीद की किरण सी जाग उठी थी कि शायद इस बार अफगानिस्तान का कुछ हो और शांति कायम होगी। पर तालिबान के साथ इंट्रा अफगान टॉक्स का कोई भी साइन दिखाई नहीं दे रहा था और ये प्रोसेस थमसा गया था। तो अब जब राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने एक समझौता साइन किया है, आम जनता में ऐसे लोग हैं जो इसे पॉजिटिव ले रहे हैं और कहते हैं कि शायद अब तालिबान के साथ इंट्रा अफगान टॉक्स के लिए राह बन पाएगी। पर नाराजगी भी है। ये इस वजह से शायद होगी कि 2014 के बाद जब ऐसे ही तनाव उठे थे राष्ट्रपति चुनाव पर, उसके कई महीने बाद फिर मोहम्मद अशरफ गनी राष्ट्रपति की हैसियत से और अब्दुल्ला CEO की हैसियत से सरकार चला रहे थे। तो उस वक्त भी दोनों के बीच कुछ सियासी तनाव बढ़ते थे और दोनों एक दूसरे को कन्विंस नहीं पा रहे थे कुछ सियासी मुद्दों पर। तो इसी वजह से कुछ लोग इससे अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं और इससे नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी एक बात आम जनता के बीच आम हुई थी कि देश एक है पर चला 2 लोग रहे हैं, तो इस मुल्क का कुछ नहीं बन पाएगा। कुछ लोग हैं जो इससे नेगेटिव ले रहे हैं और कहते हैं कि ये जो समझौता हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। वहीं तालिबान ने कहा है कि ये नाकाम समझौता है और इससे कुछ नहीं होने वाला है। और एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रमजान के दिनों में बिना कुछ खाए पिए कैसे काम में जुटे हैं स्वास्थ्य कर्मी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। पूरी दुनिया के स्वास्थ्य कर्मी इन दिनों कोविड-19 के खिलाफ मोर्चे पर डटे हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने रमजान के पवित्र महीने में रोजा भी रखा हुआ है। दिन रात काम में जुटे ये लोग अपने घरों और अपनों से भी दूर हैं। कैसा है उनके लिए इस बार का रमजान, आइए देखते हैं। मैं संक्रामक बीमारियों की विशेषज्ञ हूँ और न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डटी हुई हूँ। रमजान के दौरान मैं ज्यादा आध्यात्मिक महसूस करना चाहती हूँ, इसलिए ड्राइव करते हुए कुरान सुनती हूँ। हाय, मेरा नाम अरमान है। मैं सेंट्रल लंदन में हेमेटोलॉजिस्ट नर्स हूँ। इस साल का रमजान पिछले सालों से अलग है। मुझे अपने घर से अलग इस शानदार फ्लैट में शिफ्ट किया गया है क्योंकि मैं अपने माता पिता और दादी के साथ रहती हूँ जिन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इसलिए मुझे यहाँ अकेले इफ्तार करना पड़ा है। मैंने साफ पीपीई पहन लिया है और नमाज की तैयारी कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मास्क से दबाव पड़ने के कारण मुझे नाक पर पट्टी लगानी पड़ी है। आमतौर पर मैं गलीचे पर नमाज पढ़ती थी, मगर महामारी को देखते हुए हम घर से कोई सामान अस्पताल नहीं लाना चाहते, इसलिए गलीचे की जगह मैं कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे माँ का फोन आया था। हर शाम मुझे फोन करके वो इफ्तार की याद दिलाती है। सच कहूँ तो मुझे ऑफिस में इफ्तार करना पसंद नहीं है, लेकिन रोजा समय पर खत्म करना जरूरी है, इसीलिए मैं यहाँ कुछ हल्का फुल्का ले लेती हूँ और फिर काम में जुट जाती हूँ। तो मुझे अब 2 मिनट का ब्रेक लेना होगा। 2 minute break. काम निपटा रही हूँ और घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। काफी लंबा दिन था। प्यास महसूस हो रही है क्योंकि पीपीई और मास्क पहनने के कारण आप शाम तक बेजान महसूस करने लगते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि इससे मैं काफी आध्यात्मिक महसूस करती हूँ। मैं जल्द ही घर पहुंचने वाली हूँ। इंतजार है कि कब घर पहुंचूं और चैन की नींद लूं। और लॉकडाउन के सन्नाटे की जगह अब काम पर जाते हुए लोग हर जगह दिख रहे हैं, भारत में भी। और कुछ तो एडवेंचर पर भी निकल पड़े हैं, जैसे स्लोवेनिया के सबसे ऊंचे स्कीइंग रिजॉर्ट में अब लोग स्कीइंग करने आने लगे हैं। इधर अफ्रीकी देश जॉर्डन में लॉकडाउन जारी है, इसलिए ओलंपिक की तैयारी करने वाले 2 एथलीट इस तरह छत पर मुक्केबाजी की तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने छत पर अपना जिम भी बना लिया है। और कार्यक्रम कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।